न्यायिक जांच। नोरतिये प्रतीक्षा कर रहा था, काले वस्त्रों में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ। जिन तीन व्यक्तियों को वह बुलाना चाहता था, उनके भीतर आते ही उसने द्वार की ओर देखा, जिसे उसके सेवक ने तुरंत बंद कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, विल्फोर ने वेलांतिन से धीमे स्वर में कहा, जो अपने आनंद को छिपा नहीं पा रही थी। यदि नोरतिये तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहे जो तुम्हारे विवाह में बाधा डाले, तो मैं तुम्हें उसे समझने से मना करता हूँ। वेलांतिन लजा गई, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। विल्फोर नोरतिये के पास गया। यह फ्रांस दैपिने है, उसने कहा। आपने इन्हें बुलाया था और इन्होंने आपकी इच्छा का सम्मान किया है। निस्संदेह हम सब बहुत समय से चाहते थे कि यह भेंट हो, और यदि इससे आपको यह सिद्ध हो जाए कि वेलांतिन के विवाह के प्रति आपका विरोध कितना निराधार था, तो मुझे प्रसन्नता होगी। नोरतिये ने केवल एक दृष्टि से उत्तर दिया, ऐसी दृष्टि जिससे विल्फोर का रक्त शीत हो गया। फिर उन्हीं आंखों ने वेलांतिन को अपने पास आने का संकेत किया। कुछ ही क्षणों में उन उपायों की सहायता से, जिन्हें वह प्रायः अपने दादा से संवाद में प्रयुक्त करती थी, उसने चाबी शब्द खोज लिया। फिर उसने रोगी की ओर देखा, जिसकी दृष्टि दोनों खिड़कियों के बीच रखी छोटी मेज की दराज पर टिकी हुई थी। उसने दराज खोली और सचमुच भीतर एक चाबी पाई। चाबी मिल जाने पर और वृद्ध ने संकेत किया कि वही सही है, उसकी आंखें एक पुराने, बहुत दिनों से उपेक्षित लेखन मेज की ओर मुड़ी, जिसे सब व्यर्थ कागजों से भरा मानते थे। क्या मैं यह लेखन मेज खोलूं? वेलांतिन ने पूछा। हाँ, वृद्ध ने संकेत किया। क्या मैं दराजें खोलूं? हाँ। बगल वाली? नहीं। बीच वाली? हाँ। वेलांतिन ने उसे खोला और एक पुलिंदा निकाला। क्या आप यही चाहते हैं दादा? उसने कहा। नहीं। उसने एक एक कर सब कागज निकाल लिए, यहां तक कि दराज पूर्णतः खाली हो गई। अब यह खाली है, उसने कहा। नूर्तिये की दृष्टि शब्दकोश पर जा टिकी। हाँ दादा, मैं समझ गई, युवती ने कहा, और वह वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर क्रम से दोहराने लगी। सो अक्षर पर नूर्तिये ने उसे रोक दिया। उसने शब्दकोश खोला और सीक्रेट शब्द पर पहुंची। आह, कोई रहस्य है? वेलांतिन ने कहा। हाँ, नूर्तिये ने संकेत किया। कौन जानता है? नूर्तिये ने उस द्वार की ओर देखा जिससे अभी अभी सेवक बाहर गया था। बारोआ? उसने पूछा। हाँ, नूर्तिये ने संकेत किया। क्या मैं उसे बुलाऊं? हाँ। वह द्वार तक गई और बारोआ को पुकारा। उधर विल्फोर अधीरता से पसीना बहा रहा था और फ्रांस विस्मय से स्तब्ध था। वृद्ध सेवक प्रकट हुआ। बारोआ, वेलांतिन ने कहा, दादा ने मुझसे इस कंसोल से चाबी निकालने, मेज खोलने और यह दराज निकालने को कहा है। अब इस दराज में कोई गुप्त खंड है जिसे तुम जानते हो, कृपया उसे खोलो। बारोआ ने वृद्ध की ओर देखा। आज्ञा मानो, नोरतिये की बुद्धिमान दृष्टि ने कहा। बारोआ ने वैसा ही किया। एक गुप्त खंड खुला और उसमें काले फीते से बंधा कागजों का एक पुलिंदा दिखाई दिया। क्या यही चाहिए महोदय? बारोआ ने पूछा। हाँ, नोरतिये ने संकेत किया। इन्हें किसे दूं? विल्फोर को? नहीं। वेलांतिन को? नहीं। फ्रांज दैपिने को? हाँ। फ्रांस विस्मय से एक कदम पीछे हट गया। मुझे? उसने पूछा। हाँ। बारोआ ने कागज उसे दे दिए और आवरण पर दृष्टि डालते ही फ्रांज ने पढ़ा। मेरी मृत्यु के बाद मेरे मित्र जनरल दुरां को सौंपा जाए, जो स्वयं अपनी मृत्यु पर इस पुलिंदे को अपने पुत्र को देंगे, इस निर्देश के साथ कि इसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो फिर
फ्रांज ने पूछा। आप चाहते हैं कि मैं इस दस्तावेज के साथ क्या करूं? निस्संदेह, इसे मुहरबंद अवस्था में सुरक्षित रखें, राजकीय अभियोक्ता ने कहा। नहीं नहीं, नोर्तिये ने तीव्र संकेत किया। शायद आप चाहते हैं कि यह इसे पढ़े? वेलांतिन ने पूछा। हाँ, वृद्ध ने संकेत किया। क्या आपने समझा बैरन? दादा चाहते हैं कि आप इसे पढ़ें, वेलांतिन ने कहा। तो फिर बैठते हैं, विल्फोर ने अधीरता से कहा। इसमें समय लगेगा। बैठो, वृद्ध की दृष्टि ने कहा। विल्फोर बैठ गया, पर वेलांतिन उसके पीछे खड़ी रही, कुर्सी के पीछे झुकी हुई, और फ्रांस उसके सामने खड़ा था। वह रहस्यमय कागज उसके हाथ में था। पढ़ो, वृद्ध की दृष्टि ने आदेश दिया। फ्रांस ने आवरण खोला और कक्ष में पूर्ण निस्तब्धता छा गई। इस मौन के बीच उसने पढ़ा। रियू सेंटजाक स्थित बोनापार्टी क्लब की 5 फरवरी 1815 की बैठक की कार्यवाही का सारांश। यहां फ्रांस ठिठक गया और बोला, 5 फरवरी 1815, यही वह दिन है जिस दिन मेरे पिता की हत्या हुई थी। वेलांतिन और विल्फोर मौन रहे। केवल वृद्ध की दृष्टि ने उसे आगे पढ़ने का आदेश दिया। पर मेरे पिता इसी क्लब से निकलने के बाद लापता हुए थे, फ्रांज ने कहा। नोर्तिये की दृष्टि अब भी कह रही थी। पढ़ो, फ्रांज ने आगे पढ़ा। हम अधो हस्ताक्षरी लुई जाक बोरेपेर, तोपखाने में लेफ्टिनेंट कर्नल, एतियेन दुशाम्पी ब्रिगेडियर, और क्लोद लेशारपाल, वन विभाग निदेशक, यह घोषणा करते हैं कि 4 फरवरी 1815 को एल्बा द्वीप से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें बोनापार्टी क्लब के सदस्यों को जनरल फ्लाविया दे क्वेस्नेल की अनुशंसा की गई, जिन्होंने 1804 से 1815 तक सम्राट की सेवा की थी और जो उनके विश्वास तथा सद्भावना के पूर्णतः पात्र थे, क्योंकि वे नेपोलियन वंश के प्रति पूर्ण समर्पित थे। यद्यपि लुई 18वें ने हाल ही में उन्हें एपिने की संपत्ति के साथ बैरन की उपाधि प्रदान की थी। फलतः जनरल द क्वेस्नेल को 5 फरवरी की अगली बैठक में भाग लेने का निमंत्रण भेजा गया। इस पत्र में उन्हें न तो सड़क का नाम बताया गया था, न भवन संख्या, पर उनसे कहा गया था कि वे रात्रि 9 बजे किसी व्यक्ति द्वारा ले जाए जाने के लिए तैयार रहे। बैठकें 9 बजे से मध्य रात्रि तक चलती थीं। 9 बजे क्लब के अध्यक्ष जनरल को लेने पहुंचे। जनरल तैयार थे। अध्यक्ष ने उनसे कहा कि उनके प्रवेश की एक शर्त यह है कि वे सभा स्थल के विषय में सदा अज्ञान बने रहेंगे और उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधने देनी होगी, यह शपथ लेते हुए कि वे उसे हटाने का प्रयास नहीं करेंगे। जनरल द क्वेस्नेल ने यह शर्त स्वीकार कर ली और अपने सम्मान की शपथ लेकर वचन दिया कि वे यह जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। उन्होंने अपनी गाड़ी तैयार रखने को कहा था, पर अध्यक्ष ने बताया कि किसी भी दशा में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि स्वामी की आंखों पर पट्टी बांधी जाए और कोचवान खुली आंखों से सड़कों को पहचानता चले, तो उसका कोई अर्थ नहीं। तो फिर क्या किया जाए? जनरल ने पूछा। मेरी अपनी गाड़ी है, अध्यक्ष ने कहा। तो क्या तुम्हें अपने कोचवान पर इतना विश्वास है कि तुम उसे वह रहस्य सौंप सको जिसे मेरे कोचवान से छिपाना उचित समझते हो? हमारा कोचवान क्लब का सदस्य है, अध्यक्ष ने कहा। हमें राज्य परिषद के एक सदस्य द्वारा ले जाया जाएगा। उस स्थिति में जनरल हंसते हुए बोले, हम एक और जोखिम उठा रहे हैं कि कहीं हम खाई में न जा गिरे। हम इस परिहास का उल्लेख इस प्रमाण के रूप में करते हैं कि जनरल किसी प्रकार बाध्य नहीं थे, बल्कि अपनी स्वतंत्र इच्छा से उस सभा में उपस्थित हुए। गाड़ी में बैठने के बाद अध्यक्ष ने जनरल को अपनी आंखों पर पट्टी बंधवाने की प्रतिज्ञा स्मरण दिलाई। जनरल ने इस औपचारिकता पर कोई आपत्ति नहीं की और गाड़ी में पहले से रखे एक दुपट्टे से यह कार्य कर दिया गया।
चलते समय अध्यक्ष को लगा कि जनरल पट्टी के नीचे से देखने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने उन्हें पुनः उनकी शपथ स्मरण कराई। निश्चय ही, जनरल ने कहा। गाड़ी रियू सेंट चाक से हटकर एक मार्ग में रुकी। जनरल उतरे, अध्यक्ष के हाथ के सहारे। बिना उनके पद का अनुमान किए वे उन्हें क्लब का एक साधारण सदस्य समझ रहे थे। मार्ग पार कर वे भवन की प्रथम मंजिल पर पहुंचे और परिषद कक्ष में प्रवेश किया। सभा आरंभ हो चुकी थी। क्लब के सदस्य, जिन्हें उस संध्या प्रस्तुत किए जाने वाले व्यक्ति के विषय में सूचित कर दिया गया था, सभी उपस्थित थे। जनरल को कक्ष के मध्य लाया गया और उनसे पट्टी हटाने को कहा गया। उन्होंने तुरंत वैसा किया और इतने परिचित चेहरों को एक ऐसे संगठन में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए जिसके अस्तित्व का उन्हें अब तक संदेह तक न था। उनसे उनकी निष्ठाओं के विषय में प्रश्न किया गया, पर उन्होंने उत्तर देने के स्थान पर केवल इतना कहा कि एल्बा से आए पत्रों ने इसे पर्याप्त स्पष्ट कर दिया होगा। यहां फ्रांस पढ़ते पढ़ते रुक गया। मेरे पिता राजभक्त थे, उसने कहा। उनकी निष्ठाओं के विषय में पूछने की आवश्यकता ही न थी, वे सर्वविदित थीं। इसी कारण मैं उनसे जुड़ा था, विल्फोर ने कहा। जब दो व्यक्तियों के विचार समान होते हैं, प्रिय फ्रांस, तो वे सहज ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पढ़ो, वृद्ध की दृष्टि ने आदेश दिया। फ्रांस ने आगे पढ़ा। यहां अध्यक्ष ने जनरल से और स्पष्ट कथन करने का अनुरोध किया, पर क्वेस्नेल ने उत्तर दिया कि उनकी प्रमुख इच्छा यह जानने की है कि उनसे अपेक्षित क्या है। तब उन्हें एल्बा द्वीप से आए पत्र की विषय वस्तु बताई गई, जिसमें उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में अनुशंसित किया गया था जिनकी सहायता और सहयोग पर विश्वास किया जा सकता है। एक अनुच्छेद में सम्राट के एल्बा से संभावित लौटने का विस्तृत उल्लेख था और फराउन नामक जहाज के आगमन पर, जो मार्से के जहाज मालिक मोरेल का था और जिसका कप्तान साम्राज्यवादी उद्देश्य के प्रति पूर्णतः समर्पित था, एक अन्य पत्र आने का आश्वासन दिया गया था। इस पूरे पाठ के वाचन के दौरान जिस व्यक्ति पर सभा ने भ्राता के समान विश्वास किया था, उसी जनरल के मुख पर घृणा और असंतोष के स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते रहे। पत्र समाप्त होने पर वे झुके हुए मस्तक के साथ मौन रहे। तो अध्यक्ष ने पूछा, इस पत्र पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि यह बहुत शीघ्रता है, उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि हमने लुई 18वें के प्रति शपथ ली है और पूर्व सम्राट के पक्ष में उसे भंग करना उचित नहीं। इस बार उनका उत्तर इतना स्पष्ट था कि उनकी भावना में कोई संदेह न रहा। जनरल, अध्यक्ष ने कहा, हमारे लिए न कोई वर्तमान लुई 18वां है, न कोई पूर्व सम्राट। हमारे लिए केवल महाराज सम्राट हैं, जिन्हें 10 महीनों से हिंसा और विश्वासघात द्वारा फ्रांस से निर्वासित रखा गया है। क्षमा कीजिए महाशयों, जनरल ने कहा, आपके लिए लुई 18वां ना हो, पर मेरे लिए है, क्योंकि उसी ने मुझे बैरन और ब्रिगेडियर बनाया। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि ये दोनों उपाधियां मुझे उसके फ्रांस वापसी के कारण प्राप्त हुईं। महाशय, अध्यक्ष ने गंभीरतम स्वर में उठते हुए कहा, अपने शब्दों से सावधान रहिए। आपके कथन से स्पष्ट है कि एल्बा स्थित हमारे मित्र आपके विषय में भ्रमित थे और उन्होंने हमें भी भ्रमित किया। जो कुछ आपको बताया गया वह हमारे आपके प्रति विश्वास पर आधारित था और उसी विश्वास ने आपको सम्मान दिया था। अब प्रतीत होता है कि हम भूल में थे। एक उपाधि और एक सैनिक पद ने आपकी निष्ठा उस नई सत्ता की ओर मोड़ दी है जिसे हम उखाड़ फेंकना चाहते हैं। हम आपको हमारी सहायता के लिए बाध्य नहीं करेंगे। हम किसी को उसके विवेक और इच्छा के विरुद्ध सम्मिलित नहीं करते, पर हम आपको एक सम्मानित व्यक्ति की भांति आचरण करने के लिए बाध्य करेंगे, चाहे आप स्वयं ऐसा करना न चाहें। सम्मानित व्यक्ति से आपका अभिप्राय है, आपके षड्यंत्र को जानकर भी उसे प्रकट न करना। मेरे विचार में तो यह आपका सहभागी होना हुआ। आप देख रहे हैं कि मैं आपसे भी अधिक स्पष्टवादी हूं। ओ पिता, फ्रांज ने पढ़ना रोकते हुए कहा, अब मैं समझता हूं
कि उन्होंने आपकी हत्या क्यों की। वेलांतिन अपने को रोक न सकी और फ्रांस की ओर देखने लगी। पुत्रवत भक्ति में वह युवक सचमुच अत्यंत सुंदर लग रहा था। विल्फोर उसके पीछे टहल रहा था और नोर्तिये की आंखें वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को परख रही थीं, जबकि स्वयं उस वृद्ध का भाव कठोर और गरिमामय बना हुआ था। फ्रांस फिर पांडुलिपि की ओर लौटा और पढ़ना जारी रखा। महाशय, अध्यक्ष ने कहा, हमने आपको इस सभा में आने के लिए आमंत्रित किया था। आपको बलपूर्वक यहाँ नहीं लाया गया। जब हमने आपकी आंखों पर पट्टी बांधने का सुझाव दिया, तब भी आपने आपत्ति नहीं की। इन दोनों बातों को स्वीकार करके आप भलीभांति जानते थे कि हमारा उद्देश्य लुई 18वें के सिंहासन को सुदृढ़ करना नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में हम पुलिस से छिपने का इतना कष्ट न उठाते। अब आप समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुखौटा पहनकर लोगों के रहस्य उघाड़े और फिर वही मुखौटा उतारकर उन लोगों का विनाश कर दे जिन्होंने उस पर विश्वास किया, तो यह अत्यंत सुविधाजनक हो जाएगा। नहीं नहीं, आपको पहले स्पष्ट रूप से कहना होगा कि आप इस वर्तमान आकस्मिक सम्राट का समर्थन करते हैं या महाराज सम्राट का। मैं राजभक्त हूं, जनरल ने उत्तर दिया। मैंने लुई 18वें के प्रति शपथ ली है और उसे निभाऊंगा। इन शब्दों पर कक्ष में हलचल की धीमी लहर दौड़ गई और क्लब के कई सदस्यों के बीच अदला बदली होती दृष्टियों से स्पष्ट था कि वे विचार कर रहे थे, क्या दैपिने को इन उतावले शब्दों पर पछताने के लिए विवश किया जाए। अध्यक्ष पुनः उठ खड़ा हुआ और मौन का संकेत किया। महाशय, उसने कहा, आप इतने गंभीर और बुद्धिमान हैं कि हमारी पारस्परिक स्थिति के परिणामों को न समझें। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी स्पष्टवादिता ही वे शर्तें निर्धारित करती हैं जिन्हें अब हमें आप पर लागू करना होगा। अतः आपको अपने सम्मान की शपथ लेनी होगी कि आपने जो कुछ सुना है उसे किसी से प्रकट नहीं करेंगे। जनरल ने अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाया। जब आप सम्मान की बात करते हैं तो पहले स्वयं सम्मान के नियमों की अवहेलना न कीजिए और बलपूर्वक कुछ थोपने का प्रयास मत कीजिए। और आप महाशय, अध्यक्ष ने कहा, ऐसी शांति के साथ जो जनरल के क्रोध से भी अधिक भयावह थी, मैं आपको अपनी तलवार को न छूने की सलाह देता हूं। जनरल ने चारों ओर दृष्टि डाली। उसके भाव में क्षीण आशंका प्रकट हुई। फिर भी वह झुका नहीं। इसके विपरीत समस्त साहस एकत्र कर उसने कहा, मैं शपथ नहीं लूंगा। तो उस दशा में महाशय आप मरेंगे, अध्यक्ष ने शांत स्वर में उत्तर दिया। दैपिने अत्यंत पीला पड़ गया। उसने फिर चारों ओर देखा। क्लब के अनेक सदस्य बुदबुदा रहे थे और अपने ओढ़नों के भीतर हथियार टटोल रहे थे। शांत हो जाइए जनरल, अध्यक्ष ने कहा। आप सम्मानित व्यक्तियों के बीच हैं जो अंतिम उपाय अपनाने से पहले आपको समझाने का हर साधन प्रयत्न करेंगे। पर जैसा आपने कहा, आप षड्यंत्रकारियों के बीच हैं और हमारे रहस्य के अधिकारी भी, अतः आपको उसे हमें लौटाना होगा। इन शब्दों के बाद एक अत्यंत तनावपूर्ण मौन छा गया और जब जनरल ने उत्तर नहीं दिया तो अध्यक्ष ने सेवकों को द्वार बंद करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद वही मृत्यु सा मौन छा गया। तब जनरल आगे बढ़ा और अपने भावों को नियंत्रित करने का प्रबल प्रयास करते हुए बोला, मेरा एक पुत्र है और अब जब मैं अपने को हत्यारों के बीच पाता हूं, मुझे उसके विषय में सोचना होगा। जनरल, सभा के नेता ने गरिमा से कहा, एक अकेला मनुष्य सदा 50 का अपमान कर सकता है। यह दुर्बलता का विशेषाधिकार है, परंतु उस अधिकार का प्रयोग करना उचित नहीं। मुझ पर विश्वास कीजिए, शपथ ले लेना आपको अधिक शोभा देगा, न कि हमारा अपमान करना। उसकी नैतिक दृढ़ता से पुनः मौन कर दिए जाने पर जनरल एक क्षण झिझका। अंततः वह अध्यक्ष की मेज तक गया और बोला, आप किस शब्द रूप में शपथ चाहते हैं। इस प्रकार मैं अपने सम्मान की शपथ लेता हूं कि 5 फरवरी 1815 की संध्या 9 से 10 बजे के बीच मैंने जो देखा और सुना
उसे संसार में किसी से प्रकट नहीं करूंगा, और यदि इस शपथ का उल्लंघन करूं तो मृत्युदंड का अधिकारी समझा जाऊं। जनरल को एक प्रकार का स्नायविक कंपन हुआ, जिसने कुछ क्षण तक उसे बोलने से रोके रखा। अंततः अपनी स्पष्ट अनिच्छा पर विजय पाकर उसने अपेक्षित शब्द कहे, पर इतने मंद स्वर में कि सुनाई ही न पड़े। कई सदस्यों ने उसे ऊंचे स्वर में दोहराने को कहा, और उसने वैसा ही किया। अब मैं जाना चाहता हूं, जनरल ने कहा। क्या मैं अंततः स्वतंत्र हूं? अध्यक्ष उठ खड़ा हुआ, समूह के 3 सदस्यों को साथ चलने का आदेश दिया और जनरल की आंखों पर पुनः पट्टी बांधकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। उन 3 में से एक वही कोचवान था जो उन्हें लाया था। क्लब के अन्य सदस्य मौन ही बिखर गए। आपको कहाँ उतारा जाए? अध्यक्ष ने पूछा। जहां मैं आपके साथ से मुक्त हो सकूं, दैपिने ने उत्तर दिया। सावधान रहिए महाशय, अध्यक्ष ने चेतावनी दी। अब आप किसी बड़ी सभा में नहीं हैं, व्यक्तियों के बीच हैं। जब तक आप अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेने को तैयार ना हो, उनका अपमान मत कीजिए। पर अर्थ ग्रहण करने के स्थान पर देपिने ने उत्तर दिया। आप अपनी गाड़ी में भी उतने ही साहसी हैं जितने अपने क्लब में थे, केवल इस कारण कि 4 मनुष्य सदैव एक से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अध्यक्ष ने कोचवान को गाड़ी रोकने का आदेश दिया। वे खयदोर्म के अंतिम छोर पर पहुंच चुके थे, जहां से नदी की ओर उतरती सीढ़ियां थीं। यहां क्यों रोका? दैपिने ने पूछा। क्योंकि आपने एक व्यक्ति का अपमान किया है, अध्यक्ष ने कहा, और वह व्यक्ति बिना सम्मानजनक प्रतिकार की मांग किए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। हत्या का एक और उपाय, जनरल ने कंधे उचकाते हुए कहा। मौन, अध्यक्ष ने उत्तर दिया। अन्यथा मैं आपको उन्हीं में से समझूंगा जिनका उल्लेख आपने अभी किया, अर्थात ऐसा कायर जो अपनी दुर्बलता को ढाल बनाता है। आप अकेले हैं और एक अकेला व्यक्ति ही आपका उत्तर देगा। आपके पास तलवार है और मेरे पास इस छड़ी में। आपके पास सहायक नहीं, पर इनमें से एक आपका सहायक बनेगा। अब यदि आप सहमत हों तो अपनी आंखों की पट्टी हटा सकते हैं। जनरल ने तुरंत रूमाल फाड़कर हटा दिया और कहा, अंततः मैं जान ही लूंगा कि मेरा सामना किससे है। गाड़ी का द्वार खोला गया और चारों पुरुष नीचे उतर गए। फ्रांस एक बार फिर रुक गया। उसने अपने ललाट का पसीना पोंछा। अपने पिता की मृत्यु के अब तक अज्ञात विवरणों को ऊंचे स्वर में पढ़ते इस पीले, कांपते पुत्र का दृश्य स्वयं में भयावह था। वेलांतिन ने अपने हाथ ऐसे जोड़ लिए मानो प्रार्थना कर रही हो। नोर्तिये ने विल्फोर की ओर लगभग उदात्त तिरस्कार और गर्व से भरी दृष्टि डाली। फ्रांज ने आगे पढ़ा। जैसा कि हमने उल्लेख किया, वह 5 फरवरी का दिन था। पिछले 3 दिनों से तापमान हिमांक से 5 या 6 अंश नीचे गिरा हुआ था। सीढ़ियाँ बर्फ से जमी हुई थीं। जनरल लंबे और भारी शरीर के थे, इसलिए अध्यक्ष ने उन्हें रेलिंग के निकट वाला भाग पकड़कर उतरने का सुझाव दिया। दोनों सहायक उनके पीछे पीछे चले। रात अंधेरी थी। सीढ़ियों और नदी के बीच का घाट तट बर्फ और पाले से नम था, और गहरे काले जल में बर्फ के कुछ टुकड़े बहते जा रहे थे। एक सहायक पास खड़ी कोयले की नाव से लालटेन ले आया और उसी के प्रकाश में हथियारों की जांच की गई। अध्यक्ष की तलवार, जिसे वह साधारण छड़ी तलवार कह रहा था, अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार से छोटी थी और उसमें हाथ की रक्षा के लिए कवच भी न था। जनरल डेपिने ने प्रस्ताव रखा कि दोनों तलवारों के लिए चिट्ठी डाली जाए, पर अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि उसने द्वंद्व को उकसाया है, अतः स्वाभाविक है कि दोनों अपने अपने हथियारों का उपयोग करें। सहायकों ने उसे मनाने का प्रयास किया, पर उसने उन्हें विरत कर दिया। लालटेन भूमि पर रख दी गई। दोनों प्रतिद्वंद्वी उसके दो ओर खड़े हुए और द्वंद्व आरंभ हुआ। प्रकाश में तलवारें मानो बिजली की धाराओं में बदल गईं, पर अंधकार इतना घना था कि पुरुष स्पष्ट दिखाई नहीं देते थे। जनरल सेना के श्रेष्ठतम तलवारबाजों में गिने जाते थे।
पर आरंभिक वारों से ही वे इतनी तीव्रता से दबा दिए गए कि पीछे हटे और हटते-हटते गिर पड़े। सहायकों ने समझा कि वे मारे गए, पर उनके प्रतिद्वंद्वी ने, या जानते हुए कि उसने वार नहीं किया, उन्हें उठाने को हाथ बढ़ाया। यह सौजन्य जनरल को शांत करने के स्थान पर और क्रोधित कर गया और वे पुनः उस पर टूट पड़े। पर प्रतिद्वंद्वी तनिक भी पीछे न हटा। उसने अपनी तलवार से उन्हें रोके रखा। 3 बार जनरल पीछे हटे, दबाव असह्य पाकर, और फिर लौटे। तीसरी बार वे फिर गिर पड़े। पहले की भांति फिसलने का ही अनुमान किया गया, पर जब वे उठे नहीं, तो साक्षी उनके पास गए और उन्हें उठाने का प्रयास किया। तभी जिसने उनके कंधे थामे थे, उसके हाथों के नीचे कुछ गीला अनुभव हुआ। वह रक्त था। जनरल, जो लगभग अचेत हो चुके थे, ने चेतना पाकर कहा, आह, उन्होंने मुझे किसी उस्ताद तलवारबाज के पास भेजा है, सेना का कोई शस्त्र गुरु। बिना उत्तर दिए अध्यक्ष उस सहायक के पास गया जो लालटेन पकड़े था, और अपनी बांह की आस्तीन मोड़कर 2 घाव दिखाए जो उसकी भुजा को भेद चुके थे। फिर उसने कोट खोलकर और वास्कट के बटन खोलकर पार्श्व का तीसरा घाव दिखाया। फिर भी उसने एक आह ताह तक न भरी थी। जनरल देपिने मृत्यु पीड़ा में थे। 5 मिनट बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। फ्रांज ने ये अंतिम शब्द ऐसे रुंधे हुए स्वर में पढ़े कि वे सुनाई ही न पड़े। पढ़कर वह रुक गया, मानो नेत्रों पर छाई धुंध हटाने को हाथ फेर रहा हो। क्षण भर के मौन के बाद उसने आगे पढ़ा। अध्यक्ष ने अपनी तलवार पुनः छड़ी में रखी और सीढ़ियां चढ़ गया। हिम पर रक्त की रेखा उसके पथ का चिन्ह बना रही थी। वह सीढ़ियों की चोटी तक पहुंचा भी न था कि उसे जल में कुछ गिरने का मंद स्वर सुनाई दिया। वह जनरल का शरीर था, जिसे सहायकों ने मृत निश्चित कर नदी में फेंक दिया था। अतः जनरल की मृत्यु एक सम्मानजनक द्वंद्व में हुई, न कि, जैसा समझा जा सकता था, किसी घात में। इन तथ्यों की सत्यता प्रमाणित करने और यह स्थापित करने के लिए कि इन भयानक घटनाओं में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति पर पूर्व नियोजित हत्या या सम्मान नियमों की अवहेलना का आरोप न लगे, हमने इस वृत्तांत पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर बोरेपेयर, दुशाम्पी, लेशारपाल। जब फ्रांज ने यह वृत्तांत समाप्त किया, जो किसी पुत्र के लिए पढ़ना कितना भयानक था, जब वेलांतिन पीली और तनावग्रस्त एक अश्रु पहुंच चुकी थी, और जब विल्फोर कक्ष के एक कोने में कांपता हुआ उस निर्दय वृद्ध की ओर विनयपूर्ण दृष्टि डालकर आने वाले तूफान को रोकना चाहता था, तब दैपिने नोरतिये की ओर मुड़ा और बोला, महाशय, चूंकि आप इस भयानक कथा के प्रत्येक विवरण से परिचित हैं, चूंकि आपने इसे सम्मानित व्यक्तियों से प्रमाणित कराया है, और अंततः चूंकि आप मुझ में रुचि लेते प्रतीत होते हैं, यद्यपि अब तक वह रुचि केवल पीड़ा का स्रोत रही है, मुझे अंतिम संतोष से वंचित न कीजिए। मुझे उस क्लब अध्यक्ष का नाम बताइए, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे दुर्भाग्यपूर्ण पिता का वध किसने किया। विल्फोर, मानो विक्षिप्त सा, द्वार का कुंडा टटोल रहा था। वेलांतिन एक कदम पीछे हट गई। उसने वृद्ध का उत्तर पहले ही भांप लिया था, क्योंकि वह उसकी भुजा पर तलवार के 2 घावों के चिन्ह प्रायः देख चुकी थी। ईश्वर के नाम पर, वेलांतिन, फ्रांज ने अपनी वाग्दत्ता की ओर मुड़कर कहा, मेरी सहायता करो, ताकि मैं उस व्यक्ति का नाम जान सकूं जिसने मुझे 2 वर्ष की आयु में अनाथ बना दिया। वेलांतिन मौन और स्थिर रही। आइए महाशय, विल्फोर्ड ने कहा, मेरा परामर्श मानिए, इस भयानक दृश्य को लंबा न कीजिए। और फिर, नाम जानबूझकर छिपाए गए थे। मेरे पिता भी उस अध्यक्ष को नहीं जानते, या यदि जानते भी हों तो बता नहीं सकते। शब्दकोश में व्यक्ति नाम नहीं होते। हाय, फ्रांज ने कहा, पूरा वृत्तांत पढ़ते समय जो एकमात्र आशा मुझे अंत तक पढ़ने का साहस देती रही, वह यही थी कि कम से कम उस व्यक्ति का नाम जान सकूं जिसने मेरे पिता को मारा। महाशय, वह नोरतिये की ओर मुड़कर पुकारा, ईश्वर के लिए जो संभव हो कीजिए, मुझे दिखाइए, मुझे जानने दीजिए। हाँ, नोरतिये ने संकेत किया। आह, वेलांतिन,
फ्रांज बोला। आपके दादा संकेत कर रहे हैं कि वे बता सकते हैं उस व्यक्ति का नाम। मेरी सहायता कीजिए। आप उन्हें समझती हैं। हमारी सहायता कीजिए। नोर्तिये की दृष्टि शब्दकोश की ओर मुड़ी। फ्रांज ने उसे कांपते हाथों से उठाया और वर्णमाला के अक्षर बोलने लगा, जब तक कि वह पर न पहुंचा। यहां वृद्ध ने हां का संकेत किया। फ्रांज ने दोहराया। युवक की उंगली शब्दों पर चलने लगी, पर प्रत्येक पर नोर्तिये ने नकार दिया। वेलांतिन का मस्तक उसके हाथों में छिपा था। अंततः फ्रांज उस शब्द पर पहुंचा। मैं स्वयं। हाँ, वृद्ध ने संकेत किया। आप। फ्रांज चीख उठा। उसके सिर के बाल मानो खड़े हो गए। आप, नोर्तिये, क्या आपने मेरे पिता की हत्या की? हाँ, नोर्तिये ने उत्तर दिया, युवक पर अपनी आज्ञात्मक दृष्टि स्थिर करते हुए। फ्रांज के पांव उसका भार न सह सके और वह कुर्सी पर ढह गया। विल्फोर ने द्वार खोल दिया और बाहर भाग गया, क्योंकि उसी क्षण उसके भीतर उस भयानक हृदय में शेष जीवन की अंतिम चिंगारी तक बुझा देने का आवेग उठा था।